हाँ, तो उसके बाद उसने कहा रुको, मुझे आपसे बात करनी है। अब उन्होंने मेरे जैसे मैं बैठा हुआ था, तो मुझे समझ मैंने कहा मेरे को अगर आप दिखाई नहीं दोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा, मुझसे आप क्या बात करना चाहती हो, क्यों बात करना चाहती हो, तो मुझे पहले आप सामने आओ। अभी भी मुझे ये लग रहा था कि कोई है और वापस जाके छिप जा रहा है, कोई आएगा, वो बैठेगा, मेरे से बात करेगा। हाँ, लेकिन मैं ये तो था कि जैसे अभी आप वापस आके बैठोगे ना, ऐसे फील आ जाएगी कि कोई अभी आके बैठा है। तो उसके बाद एक वाइट प्रतिबिंब सा मेरे को नजर आया और मैं उस जैसे अभी मैं ऐसे बैठा था, फिर मैं वो बनी हुई थी वो जो उसकी पत्थर की जो बनी हुई थी, उन्होंने बोला इधर मुंह कर लो, तो मैं उधर ही पांव करके बैठ गया। अब मेरे से कम 3 फुट की दूरी पे, 3 फुट, 1 2 3 फुट की दूरी पे एक पूरी आकृति बन गई। अच्छा। और बहुत ही सुंदर लड़की की आकृति। अच्छा, दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अभी इसकी आंखें नम है, ये कोई परेशान है। और तब उसने मेरे को बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वाइट साड़ी में थी वो? हाँ, नहीं साड़ी में नहीं थी, वो वाइट कपड़े, सूट टाइप पहना हुआ था। लेकिन ऐसे तो होता ही है कि जो आत्माएं हैं, ये वाइट कलर दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनका कलर है। तो ये कलर उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रभावित करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है कि और भी आत्माएं जो होती हैं उनका कुछ, देखो भूत और भूत भी तो आपस में दुश्मन हो जाते हैं, अच्छा और बुरा भूत भी तो आपस में, तो ये प्रोटेक्ट करता है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से बंधे होते हैं। ओके। तो उसने बताया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। तो उसने बताना शुरू किया मुझे कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी और पढ़ने के बाद मेरा एक लड़के से अफेयर हो गया। अच्छा। और वो मुझे सपने दिखाने लगा, बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छी हम रोज घूमने निकल जाते थे शाम को, कभी इस रोड पे कभी उस रोड पे। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और आप सुन रहे हो, मतलब आपको डर नहीं लग रहा कि आप पूरी आकृति बन गई उस समय हवा में? देखो थोड़ा बहुत मतलब ये एहसास था, बट मुझे ये समझ आ गया था। आपको ना ये भी समझ आता है आपको, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस पता नहीं हुए हैं कि नहीं, आपको ये समझ आता है कि आपको नुकसान होने वाला है कि आपको फायदा, अपनी ये इसी को तो सिक्स सेंस कहते हैं। तो मैंने कहा ना कि कुछ तो इंट्यूशन, कुछ तो चीज़ें भगवान ने मेरे अंदर ऐसी, क्योंकि 6 नंबर लगन हूँ, राहु लगन में बैठा है, तो कुछ तो चीज़ें भगवान ने ऐसी मेरे अंदर डाली हुई हैं कि जो मेरे को प्रोटेक्ट करती हैं। और कर्म भी मनुष्य के बहुत महत्वपूर्ण हैं जो काम आते हैं। फिर हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो प्रोटेक्ट करती है हमें। तो उसने बोला, फिर मैंने कहा फिर कि उसके साथ उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। तो एक दिन बहुत बारिश थी, बिजली इतनी कड़क रही थी, और वो बात थी अमावस्या की। वो अमावस्या की रात थी, काली रात। अमावस्या की रात काली होती है क्योंकि गुप्त अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरा जिसे कहते हैं ना, वो अमावस्या की रात में ही होता है। तो तूफान ऐसा लग रहा था जैसे कि आज बिजली कहीं ना कहीं गिरेगी, और बार बार बिजली बारिश हो रही थी। तो हम बाइक पे काफी भीग गए थे। तो उसने, अब मुझे नहीं पता था कि उसने जो अपना एक घर लिया हुआ था वो मुझे अपने पास लेके चला गया कि कपड़े भीग गए हैं। मैं हॉस्टल में रहती थी, तो वो मुझे अपने घर पे ले गया। वो अकेला था, मैं उसके साथ चली गई। मैंने बाथरूम में जाकर के सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, उसने अपने कुछ लोवर वगैरह दिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते थे, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसने मेरे को, हालांकि देखो उस समय उसके पास बियर रखी हुई थी, उसने बोला, मुझे ऑफ़र की, और वो खुद भी पीने लगा, और उसने मुझे भी, जबकि मैंने कभी उससे पहले कभी नहीं पी थी, उसने मुझे शराब पिलाई। फिर उसके बाद उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। उसके बाद उसने बताया कि ये प्री प्लानिंग थी, उसने कब फ़ोन किया, कब क्या किया, उसने अपने 2-3 दोस्तों को भी बुला लिया और मेरे साथ उनके भी रिलेशन बनवा दिए। ओह शिट। और उसके बाद मैं, अब मेरे दोनों
हाथ अगर बंधे हों, बांधे को 4 लड़के 5 लड़के अगर हों तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उसके बाद मैं रोने लगी, मैंने बोला मैं अपने घर पे बोलूँगी, मैं पुलिस में बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी। तो उन सब लोगों ने मिलके मेरे को गला दबा के तकिए से मार दिया। अब मेरे अंदर घबराहट चालू हो गई। अभी तक तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद ये मेरी लाइफ का सपना चल रहा है, कि मैं सोया हुआ हूँ और मैं सपने में आ गया हूँ और ये सपना चल रहा है। लेकिन आदमी अपने आप को फील करने के लिए ना कुछ चोटी काटता है या कुछ भी हिलता है, इधर उधर देखता है। तो ये रियल था। उसकी बात सुन के तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहती हो? तो उसने बताया कि मैं इस बात को भी करीबन 20-30 साल हो गए और मेरा गुस्सा उस समय इतना था क्योंकि मेरी कहते आयु लिखी थी। मेरे जब मैं सुसाइड, मुझे अपनी फैमिली याद आ रही थी और मैं इतनी गुस्से में थी कि मैं अपना बदला लेना चाहती थी। अपना बदला ऐसा कि जिंदगी भर कोई किसी के साथ ऐसे ना कर पाए। तो मैंने कहा आपने बदला लिया फिर उनसे? कि अभी मेरा बदला अधूरा है, लेकिन मैं भी हताश हो चुकी हूं। मैंने कहा वो कैसे? कि मैंने इन 30 सालों में पता नहीं कितने लड़कों को इस दुनिया से ऊपर भेज दिया है। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने बोला कि कई बार यहां पर कोई लड़का अकेले अगर गाड़ी से आता है तो मैं उससे लिफ्ट मांगती हूं और वो बैठ जाती है। उसके बाद वो अपने घर ले जाती है, घर ले जाके शराब पिलाती है। वो उसी घर में जो घर की शराब पिलाती है उनको, अगर वो उसके साथ फिजिकल होता है तो मैं उसको वहीं मार देती हूँ। फिर मुझे सिर्फ वो मेरा बॉयफ्रेंड था और वो जो लोग, फिर वही याद आ जाता है, फिर मैं मार देती हूँ। और अगर वो नहीं करता कुछ भी तो मैं उसका कभी कुछ भी बुरा नहीं करती। और मैंने अब तक ऐसे 30-40 लोगों को इस दुनिया से भेज दिया है। तो उसने बोला लेकिन अब मैं इतनी थक चुकी, अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब मेरा, कहते हैं ना किसी चीज को करके भी आप एक ऊब जाते हो। तो मैंने कहा कि आपको मुक्ति दिलाने का क्या तरीका है? कि मेरे को अगर ये पता चल जाए कि वो लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पढ़ते थे, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई और वो जो है, देखो भूत भी क्या होता है मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अभी डेथ हुई और अभी वो भूत नहीं बन जाएगी। किसी की भी जब डेथ होती है ना तो आप देखोगे कि मरने के बाद पांव दक्षिण में किए जाते हैं। कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में नहीं लगानी चाहिए, वरना उनके ऊपर अगर आपके कोई पूर्वज जिनको मुक्ति नहीं मिली है उनकी लाइफ में ट्रबल डालना शुरू कर देते हैं। दक्षिण की दिशा में कभी जीवित लोगों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जब आदमी की डेथ, ये साइंटिफिक है। नॉर्थ में चुंबकीय पावर है, साउथ में आप पांव करोगे आपकी आयु में कमी आने लग जाएगी, लेकिन पितरों का ट्रबल चालू हो जाएगा, परेशानियां चालू हो जाएंगी उनकी लाइफ से रिलेटेड। तो कभी भी कोई दूसरा कुछ भी लगाए, आप अपने घर में कभी भी जीवित लोगों की फोटो साउथ में ना लगाएं। अच्छा। साउथ में यमलोक है, लेकिन यमलोक और पृथ्वीलोक के बीच में है प्रेतलोक। जब किसी की डेथ होती है तो वो सीधे प्रेतलोक, प्रेत योनि में जाती है। अगर वहां पर उसकी जगह नहीं होती तो वहीं से वो सीधा यमलोक चली जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आयु तो लिखी है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ हो गई या किसी ने उनको मार दिया प्रॉपर्टी के लालच में, पैसे के लालच में, तो अब या उसके परिवार को मार दिया। तो ये ना इनका जो बदला है वो इतना पावरफुल होता है कि ये यमलोक नहीं जाती। क्योंकि जब ये प्रेतलोक जाती है ना तो वहां पर इनकी कहानी को सुन के इनको जो पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं उनकी सपोर्ट मिल जाती है और वो इनको रिटर्न बैक पृथ्वी पर बदला लेने के लिए भेजती हैं। तो इनके पास कई सारी ताकत हैं। अब दूसरी स्पिरिट्स की भी इनको ताकत मिली हुई है। तो ऐसी ही कुछ तो आती हैं जो सिर्फ अपना बदला लेती हैं, लेकिन कुछ अपने मोक्ष के लिए भी आती हैं।
ओके। यमलोक के बाद फिर डिसाइड होता है कि ये बैकुंठ धाम जाएगा, ये शिव धाम जाएगा, ये कौन से लोक में जाएगा, ये स्वर्ग लोक जाएगा, ये यमलोक के बाद ही डिसाइड होता है। तो वो जो स्पिरिट, जो लेडी है, जो लड़की की हम कहानी बात कर रहे हैं, वो प्रेत लोक गई और वहाँ से उसने कहते हैं ना, कभी कभी आपको कोई लड़की अभी सड़क पे मिल जाए और आप वो रो रही हो, तो आप उसको पूछोगे क्यों रो रही है, क्या हुआ, तो आप वो बताएगी कि मेरे ऐसे एक बॉयफ्रेंड था, उसने लूट लिया मुझे, वो भाग गया, या ऐसे। तो आप कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, रियल चीज बातें होती है ना, उसमें आप हेल्प भी कर देते हो। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये ले पैसे, और या मैं तुझे ऑटो करा देता हूँ, घर छोड़ के आता हूँ, अच्छी। तो हम इमोशनल में, तो ऐसी स्पिरिट्स भी होती हैं कि जब ऐसी इमोशनल कहानी लेकर के कोई प्रेत लोग जाती हैं, लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार भी होते हैं और इनकी डेथ हो जाए, तो ये या कोई भी लड़का है उसके साथ, तो ये अपनी कहानियों को सुना करके इमोशनली रूप में पावरफुल स्पिरिट्स को अपनी फ्रेंड बना लेती हैं, और फिर उनकी पावर से, क्योंकि उनके पास मुक्ति के लिए काफ़ी पावर्स होती हैं, तो फिर ये वापस से पृथ्वी लोक पर आती हैं। लेकिन जब ये वापस आती है ना, तो ये बड़ी खूंखार हो जाती हैं। कुछ मोक्ष के लिए भी आती हैं, पर जो बदला लेने के लिए आती है ना, उनका मुकाबला आप जल्दी से नहीं कर सकते। तो अब मेरे मन में ये भी चल रहा था कि इसने मुझे क्यों यूज नहीं किया। आज तो मुझे पता है, बट उस समय मुझे पता नहीं था। बट मेरे मन में अब डर चल रहा था कि कहीं अब ये मुझे भी तो नहीं मारेगी, क्योंकि अब तो मुझे उसकी कहानी सुन के अब मुझे समझ आ गया ना कि ये कोई भूत है, भूतनी है, चुड़ैल है, और ये मेरे को ऐसा कर भी सकती है। पूछ सकती है दारू पिला दूं कमरे पे। हाँ हो सकता था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने पिलाई थी। बट उस समय सही बताऊं कि अपने चारों दोस्तों में मैं नहीं पीता था, बिल्कुल भी इन चीज़ों से दूर रहता था। तो फिर उसने आगे की कहानी, तो वो इस तरीके से वो बदला लेने के, तो मैंने कहा आपने ये कहानी मुझे क्यों सुनाई, कि मैं अब इन चीज़ों से ऊब चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया है और मुझे मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा है। आप जब जा रहे थे, मैं आपका पीछा कर रही थी, लेकिन आपके अंदर ऐसी ओरा है कि मैं आपको टच ही नहीं कर पा रही थी। मैं आपके लिए अगर कुछ भी, तो आपकी जो ओरा है मुझे हिट कर रही थी। अब मुझे याद आया कि मैं शिव भगवान का 94 से बहुत बड़ा, तो देखो मैं क्या बोलूं, पर मैं उनका अच्छा उपासक और उनको मैं डैडी बोलता हूं। मैं शिव भगवान को, हमारे कभी आप घर पे आओगे ना, तो हमारी जो एक मूर्ति, एक मंदिर में जो एक प्रतिमा है, उसमें जो शिव भगवान और पार्वती माता और गणेश जी है ना, मैं उनको मम्मी डैडी बोलता हूँ, और गणेश जी को भैया बोलता हूँ कि यू आर माई फैमिली। क्योंकि मैंने कहा ना 98 में मैं घर छोड़ के चला गया था, तो जब घर छोड़ के चला गया था तो मैं उनको ही अपनी फैमिली मानने लगा था। तो 94 में जब मैंने 10th की थी ना, तो मेरे फादर बोलते थे अगर फेल हो जाएगा तो तू गांव चला जाएगा, तू यहाँ नहीं रहेगा मेरे पास। मेरे फादर होते थे मवाना शुगर मिल में, तो तू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं इस बात से बहुत घबराता था कि गांव में चले जाएंगे, खेती करनी पड़ेगी, और वहाँ तो आपको पता ही है। तो मैंने कहा, तो मैं भगवान, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया तो राउंड द क्लॉक, जब तक मैं सेंस में होता था, भगवान शिव को बोलता रहता था, भगवान मुझे पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा, भगवान शिव पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊँगा। और मैं ऐसे पास हुआ कि कोई पास हो ही नहीं सकता था। आपने क्या बुक में लिखा होगा आपको तो पता ही होगा ना, क्या पास होंगे कि नहीं। मुझे पता था कि मैं नहीं होऊंगा। मैथ में मेरे 25 नंबर थे, 8 नंबर का ग्रेस मिलके वो 33 हुए, तो मैं पास हुआ। अगर 1 नंबर भी कम होता या किसी और सब्जेक्ट में मेरा 1 नंबर भी कम होता तो मैं फेल हो गया था। अब जो टॉपर था ना, उसको इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे पास होने की हुई, भले ही मैं चाहे जितने मर्जी मेरे नंबर थे। तो अब मैं कांवड़ भी भूल गया। फिर फर्स्ट ईयर हुई, 12th में फिर याद आ गया, तो मैंने शिव को बोला इस बार मैं जोड़ा करूंगा, भगवान मुझे अब की भी पास करा दो, और मैं फिर पास हो गया। उसके बाद मैं कांवड़ लानी शुरू की, और आज टिल डेट तक मेरे को 27 साल हो गए, 24, 25, 26, 27 साल हो गए, मैं आज तक कांवड़ लेके आता हूँ। मैंने लॉकडाउन कोरोना काल में भी छोड़ा नहीं।
मैं कांवड़ लेके आया हूँ। एक दोस्त है हमारे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने मेरा पास बनवाया था और मैं कांवड़ लेके आया था। तो अब उनको, तो मेरे को ये ध्यान आ गया कि मेरे कुछ तो मेरे ऊपर उनकी शायद कृपा है, इसलिए क्योंकि जब वो बोल रही थी कि आपकी ओरा की वजह से मैं आपको टच नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास है कि आप एक अच्छी ओरा हो, अच्छे व्यक्ति हो। तो मैं था ही अच्छा व्यक्ति, मैंने कभी आज तक किसी लड़की के साथ ना कुछ बुरा किया, ना किसी को टच ही नहीं किया था, मैं ऐसा नेचर था ही नहीं मेरा। तो कहते ना हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, सबको पता होता है कि हम किस व्यक्तित्व के बने हैं। तो उसने बोला कि मुझे लगता है कि आप मेरे लिए क्योंकि आपकी ओरा ऐसी है, आप मुझे मुक्ति दिला सकते हो। तो मैंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? कह रही उसके लिए आपको, जो इन लोगों ने मेरा जो शरीर है ना वो यहीं पर दबाया हुआ है, अगर आप उसको गड्ढा करके निकालो, मेरे जो कंकाल हैं, मेरी जो शरीर की जो भी, कि उनको अगर आप जला दो प्रॉपर्ली अपने हाथ से, क्योंकि ऐसा भी नहीं कोई भी जलाएगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। उसने कहा मैं अगर जला दूं तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब मेरे मन में फिर वही बात आ गई कि ये मुझे अंदर अपने घर में ले जाने का रास्ता ढूंढ रही है कि मैं जाऊं और ये मुझे मार डाले या खा जाए, या अब मेरे को उससे डर लगने लगा। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अब नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर आने लगे। लेकिन उसने ये भी बोला था कि मैं आपको टच नहीं कर पा रही थी, मतलब नेगेटिव सोच के मैं आपको कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तो लेकिन मैंने कहा ये मुझे ले जाने का बहाना ना ढूंढ रही हो। तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरे पास, मुझे सामान वामान लाने दो, मेरे दोस्त हैं, आप चुप रहना, आप सिर्फ मुझे दिखाई देना, उनको मैं कुछ बताऊंगा भी नहीं। तो मैं उनको लेकर के आऊँगा और मैं जो हूँ सामान खोदने का भी सामान लेकर के आऊँगा। कह रही खोदने का तो है यहाँ पे, आपको मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं उनको लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं आया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं तो ये बोला था ना कि मैं बाहर तक ऐसे ही देख के आ रहा हूँ, गार्ड से मिल के आता हूँ, क्योंकि कल भी हमें किसी ने बोला और आज भी किसी ने बोला था। अब ये हो सकता है कि इंट्यूशन हो, इंडिकेशन हो, मुझे आपसे मिलना लिखा हो। तो मैंने कहा एक बार मुझे जाने दो। उसने मुझे जाने दिया, मैंने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया और मैं जाके सो गया। मुझे नहीं पता वो पूरी रात, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, सुबह मुझे किस समय नींद आई। मैं सो गया, मैं उठा और उठने के बाद हम अगले दिन ही मैंने उसको बोला कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, मतलब मवाना वापस जाना पड़ेगा। तो हम सब वापस आ गए। उसके बाद वो कुछ दिन बाद मेरे लिए सपने की तरह थी। लेकिन अभी बात यह खत्म नहीं हुई है। एक जब मैंने घर छोड़ा था तो उस समय एक साधक मुझे मिले। तो ऐसी जो सिद्धि, मुझे नहीं पता था ये क्या करते हैं, इनको करने से क्या होता है, वो तो रमे हुए लोग होते हैं। साधक अगर अपने भक्त को ढूंढता है ना, या मतलब शख्स को, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज की सिद्धि करने के लिए किसी के पास जाओगे और वो आपको सिद्धियां दे देगा। अगर आप ढूंढ रहे हो ना, तो जो गुरु है वो भी अपने शिष्य को ढूंढता है, वो भी अपने शिष्य की क्वालिटी को बिना जाने बिना परखे अपना शिष्य नहीं बनाता, चूज करते हैं, वो भी चूज करते हैं। तो ऐसे ही जब मुझे एक साधक मिले थे, ये बात होंगी करीबन 99 की, तब मैंने उनको इस बारे में एक आइडिया दिया था कि मेरे साथ एक बार एक स्पिरिट का इंटरेक्शन, क्योंकि यहां पर तो मैं वापस आ गया था, वो मन में, अब वो मेरे बात, क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो तब उन्होंने मुझे एक मंत्र सिखाया, एक मंत्र दिया। और उस मंत्र को उन्होंने बोला देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक ही चीज पे फोकस करोगे तो विजय पालोगे। आप 100 भगवान आपने रख लिए, बहुत मूर्तियां, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, बट हमेशा मांगना एक ही भगवान से चाहिए। एक भगवान को अपनी फैमिली बना लो, एक भगवान को अपना पिता, अपना गुरु, अपना भाई, अपना सब कुछ मान लो। सबको हाथ जोड़ो, नमस्ते करो, रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन एक से मांगो, आपकी हर विश पूरी होगी। जब हम बहुत सारे चीज़ों से मांगने लगते हैं ना, तो हमारा ना विश्वास वीक हो जाता है। और सही बताऊं, विश्वास बहुत फलदायक होता है, विश्वास हमें फल देता है। तो उन्होंने कहा, एक मंत्र उन्होंने दिया, वो मंत्र उन्होंने बोला और मैंने उनको रिपीट,
कह रहे तूने ये मंत्र कैसे सुना दिया एक ही बार में? मैंने कहा भी आपने, कह रहे नहीं तूने ये मंत्र सुना है कहीं? मैंने कहा नहीं मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने तो ये आज तक कोई मंत्र ही नहीं। कह रहे नहीं ये मंत्र याद हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भी आपने बोला, मैंने आपको रिपीट। तब उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। फिर उसके बाद अब जब वो मैं उस मंत्र को सिद्ध करने लगा, मेडिटेट करने लगा, क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट आने लगा था इस चीज़ों में, तो मेरे को अब वो याद आने लगी कि मुझे उसको मोक्ष दिलाना चाहिए था। तो आपको मैं बता दूं कि 2001 में मैं वहाँ पर गया वापस अकेले, किसी को साथ लेके नहीं गया। अब मुझे लगता था उन्होंने मुझे कवच भी दिया था, वो मंत्र सिद्ध भी मैंने कर लिया था, और मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर बैठ करके उसके साथ, मतलब पहले तो पहली रात को गया तो उस इंटरेक्शन नहीं हुआ, दूसरी रात को इंटरेक्शन हुआ मेरा। अब दूसरी रात को ना वो बहुत ऐसे तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे से गुस्सा है, ये गुस्सा है, ये मुझे, तो मैं वापस जाने लगा। अब पीछे से आवाज़ आई, तो फिर से आ गया, तू तो मुझे चीट करके गया था। मैंने कहा चीट करके नहीं गया था, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। कह रही फिर तू अब क्यों आया है? मैंने कहा आपकी जो बातें हैं ना वो मुझे सोने नहीं देती। तो मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं कोई गलत नहीं हूँ, कोई बुरा नहीं हूँ, और मैं सिर्फ आपके प्रति मेरे मन में एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इसीलिए मैं वापस आया हूँ। उसकी कहानी वाकई ऐसी थी कि आज आपके फैमिली में किसी के साथ हो जाए ना तो आप भी बदला लेना चाहोगे कि मैंने तो कहानी आपको कितनी देर में सुना दी। उसने 4-5 घंटे में, हमारी ये 4 घंटे कम से कम ये बातें हुई थी। तो आधे घंटे में तो वो चीज़ें कुछ तो उस समय मैं इमोशनल हो गया था, लेकिन रूम में आके मैं वाकई घबरा गया था और मैं नहीं जा पाया। लेकिन उसको मैंने बताया, मेरे दोस्तों ने मुझे आने नहीं दिया। उनको मैंने जैसे कहा चलने के लिए तो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठ गए और कि तेरे घर पे बोल देंगे, धमकी दी। लेकिन आज जब मैं परिपक्व हो गया हूँ तो मेरे को ये बातें सोने नहीं देती थी, इसलिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके लिए गंगा जल भी लाया हूँ। मैं एक डब्बी में थोड़ा सा गंगा जल भी लेके गया था। तो मैंने उसके कंकालों को निकाला, गड्ढा किया, उस चीज़ों को निकाला, और मैंने, मतलब आज अगर मैं बोलूँ ना, मुझे थोड़ी देर के लिए अभी मैं लेट जाऊँ तो मुझे लगेगा ये मेरे लिए सपना सा है, कि ये सपना था, शायद ये सब कुछ सपने में चल रहा था, बट ये रियल स्टोरी थी। और जब बीतती है ना तभी आपको पता चलता है। तो उसको जब मैंने कंकालों को इकट्ठा किया, लकड़ी के साथ उनको जब जलाया ना तो एकदम विस्फोट हुआ और एकदम से सब चीज़ें गायब हो गई। हाँ? मतलब आग भी नहीं जल रही थी? जब आग लगाई मैंने, थोड़ी देर के बाद एक विस्फोट हुआ, एक अचानक से, जैसे बम में एकदम से चमक सी होती है, और उसके बाद सब गायब हो गया। और मैंने देखा ना वहाँ कोई कंकाल था, ना वहाँ कोई लकड़ी थी। अब ये बात मैं सही बताऊं, किसी को बोलता तो आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे पे हंसते। जैसे आज मुझे भी कोई कहानी सुनाता है ना तो मैं कहता हूँ पागल है क्या, ऐसे होता है, मैं ही मिला हूँ। तो मैं ये सोच करके भी कभी किसी को नहीं सुनाया कि लोग सब हंसेंगे मेरे ऊपर, क्योंकि कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। सर क्योंकि चीजें एकदम से गायब हो जाना, एक विस्फोट हुआ गायब हो गई, ये थोड़ा सा ये मैं देखो, जब तक मेरा जीवन रहेगा तो ये सच तो है ना, और ये मेरे शरीर के अंदर है। ऐसे तो देखो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रहा भानगढ़ का, कि भानगढ़ में जैसे टीवी पे हम, पेपर में, न्यूज़ में, या सबने सुना कि बहुत बहुत फेमस है ये, कि तो हम haunted गए place है। और मिलने हम स्पिरिट्स को ही गए थे। ठीक है। और मेरे साथ 2 दिन और अच्छे दोस्त, अच्छा सर्कल, फिर सर्कल भी ऐसे ही बन जाता है। तो वहाँ पे गए, लेकिन हमें कोई मिला ही नहीं। अब हम वापस आकर के रास्ते में एक होटल में सो गए, तो वो थोड़ी नियर बाई था। अब रात को करीबन 3-3:15 बजे के करीब नॉक होती है। तो 2 बार मुझे याद है मेरा दोस्त उठा, पर उसे कुछ नहीं कि यार कोई पागल बना रहा है शायद, वेटर अब के साले को गाली दे दूंगा। तो तीसरी बार जब नॉक हुआ तो उसने मेरे को पाँव से बोला यार तू देखना, और साले को आपके नीचे मैनेजर को डांट किया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सेम एक स्पिरिट, एक शरीर, पूरा शरीर, उसका फेस भी सफ़ेद था,
कपड़े भी सफ़ेद थे और उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसने जैसे गेट के बाद मेरे को लग रहा था कि ये वहम है, सपना है या रियल है, तो मैंने हाथ को ऐसे किया तो देखा हाथ से वो हटा और फिर जैसे ही मेरा हाथ हटा वो वापस से वहीं सेटल्ड हो गया। अरे उसके बाद वो पीछे को मुड़ी और उसने मुझे इशारा किया चलने का, या वो भी मुझसे कुछ चाहती थी, अभी मुझे पता नहीं। अब जैसे ही मैं उसकी तरफ चलने लगा, अचानक मैंने एहसास किया कि मेरे पीछे भी कोई है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, होटल की लॉबी थी और पीछे मैंने कम से कम 50-100 आत्माएं एक साथ देखी। 50-100? हाँ, वो नजर आ गए मुझे। अब मुझे लगा कि ये ना कोई माया जाल है इनका और ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। तो अचानक, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरे गुरु का, मैंने तभी के तभी ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पूत कंकाली भैरव हुक्म हाजिर रहे, मेरा तुरंत करे रक्षा करे, आन बांधू बांध बांधू चलते फिरते को शान बांधू, चारों दिशा मुखा बांधू, नो नाड़ी नो बतर कोटा बांधू, फूल में भेजू फैल जाए, काटे जो पर तल तल कापे, हल हल हले गिर गिर पड़े उठ उठ बके, बग बग बके, मेरा भेजा सवा घड़ी सब्र का बावला न करे। तो जैसे ही मैंने हाथ ऐसे उठाया सब गायब हो गई। अच्छा, सब गायब हो गए। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, वो भी गायब हो गई। फिर मैं रूम में आया, वो भी मेरे दोस्त, जब मेरी आवाज इतनी तेज हो रही थी, वो सारे लोग होटल के, वो सारे लोग, बहुत सारे लोग मतलब बाहर आ गए कि क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, अभी मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि उनको मैं क्या बताऊं, यकीन ही नहीं करेंगे आके सुन। तो ये एक ऐसा किस्सा था। सारी गायब हो गई एकदम से गायब हो गई। क्योंकि देखो ये सिद्धियां ऐसी थी, मैंने तभी बोला ना, मैं जिस घर में जाता था मैं फ्री इलाज करता था। आज जो भगवान ने मुझे बुलंदियां दी हैं, वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर मैं ना जाता हूं। अब 10 के बाद 11 के बाद तो देखो मैंने बंद कर दी, बट आज भी अगर कितने लोग ये देख रहे होंगे तो उनको पता होगा मैंने दुनिया में किसी से इन चीज़ों से कोई कमाई नहीं करी। पहले तो सामान के भी पैसे मैं किसी से चार्ज नहीं करता था, आज हमने थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन अब इसको क्योंकि फैमिली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हम क्या करते हैं, आज अगर किसी के घर में चीज़ें चेक करनी हो तो एक नारियल, 10-15 अगरबत्ती के पैकेट, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी बताशे, 100 ग्राम काले तिल घर में रखवाते हैं। तो वो नारियल और अगरबत्ती से अगर घर के ऊपर किसी का साया है, किसी ने आपके घर को कैप्चर कर रखा है, उसका पूरा प्रतिबिंब आ जाता है। तो हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे यहाँ 150-200 ब्राह्मण काम करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है हमारी। तो फिर वो हम उनके गुरुजी को, जो हमारे मेन आचार्य जी, उनके गुरुजी बताते हैं उस बारे में, वो बताते हैं किसने क्या किया, और वो 20 रुपये लेते हैं सिर्फ खत्म करने का। तो भाई आज का पहला केस कहाँ का है, किसकी बात करने वाले हैं आज हम? अभी मैं ना यूपी में क्या हुआ था, मतलब मैं अभी, मेरा भाई यूपी, मतलब अब होम टाउन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, मुझे दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ अपना अकेला ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गांव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा, हाँ, मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, लोगों को घर में नहीं करा सकते हम, क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांति नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्र में, से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उसे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है।
हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे, अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है, तो एजेड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके? कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है, कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ, और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे से कहते कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस को। घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है, वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया, मैं सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को, हो सकता है वो अभी भी क्या कहते कि वो अंतिम संस्कार सही अभी ना भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में, आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा।
अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हो गई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई, ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था। न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है, जो लोकल बंदा है ना वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? और हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो, और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने, वही जो बंदे को Spirit जहर ने। दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं, हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़े से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था, कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी, कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे, कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो, मतलब अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए मुझे इस चक्कर में। जाएंगे ही भाई, बड़ी हाँ। मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। हाँ, फिर कहते हैं, वो मुझसे कह रहा चलो चलो चलते हैं। भाई मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है, ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पर भाई हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ भाई दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका, तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे। लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई
अटैक ना कर दे। और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे भाई। अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था भाई, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा। टायर पंक्चर हो गया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है, कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना है। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहा है पूरा गाँव डरता ही है, कह रहा पूरा गाँव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो भी क्या है, पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था। कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गांव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला। मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने कहा सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो मेरे को ही डराने में लगे हुए। कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई। मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं, थोड़े टाइम में ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे वो भी ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे। क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह, फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास।
तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा। अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे एक घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था। सर का हाथ पकड़ा, सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले, हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में, अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं कि आज ऐसे मूडी हैं वो, मूड के ऊपर है। अगर उनका मन आ गया तो वो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे, अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस होऊंगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली। वो कह रहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली। 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था। 2014 में हुआ था। वो अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में, मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ, मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे। वो कहते बाहर था कि नहीं था। वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने किया था ये सब कुछ। और सिर्फ भाई रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है। वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना। वो कहते हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें हैं कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से। लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है। ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं हो के आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं। गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी, वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई। वो छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ।
कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी वो उसने पूछा, कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर मेरे से कह रहे अब आप मेरे साथ दोबारा लखनऊ चलो। मैंने कहा सर मेरे को एक महीना हो गया मेरे को, 1 महीने यूपी रह गया। मेरे भाई दोस्त यार सब फ़ोन करते, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई मेरी। तो मेरे से कहते वापस दोबारा चलो। मैंने कहा सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं तब दिल्ली निकलता हूँ यहीं से, ये है वो है। मेरे से कह रहे पैसे लो ना आप, आपको पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को घर जाने दो, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। कह रहे नहीं यहीं रहना। भाई वहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना उनके घर में, घर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने उनकी, क्योंकि फिर तो वो रिवील हो जाएगा सब कुछ। भाई मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो वहाँ भी मुझे साइन मिले। क्या पता चला, क्या बात कि भाई मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी भाई वो एनर्जी के साइन थे। लेकिन ये रिवील नहीं हुआ कि कौन है क्या है, ये नहीं बताया कि भाई हो। हाँ, कि 1-1.5 घंटे बाद ही भाई बस वो 3-4 सवाल मिले, यहाँ पे हो, मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके घर वाले भी सामने खड़े हुए थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, डिवाइस भी उनके सामने था, सारी चीज़ें उनके सामने थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो उसकी बेटी भाई जो गिर गई थी ना, उसको वो हॉस्पिटल तो लेके गए। उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या कहते हैं वहाँ पे सर में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। फिर वो मेरे को बोल रहे कि देखो अब मेरी बेटी परेशान है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई उनने मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी पूजा कराओ, अच्छा, शांति वाली। शांति वाली। फिर भाई उनकी जो पूजा कराई भाई, कम से कम उसमें 20-22 दिन टोटल लगे। पहले उन सबका उतारा करवाया, उनकी पूरी फैमिली को। फिर उतारा करवाने के बाद पूजा कराई। फिर पूजा कराने के बाद भाई सबको रक्षा कवच पहनवाया। फिर उनके घर को खिलवाया। ये सारी चीज़ करवाने के बाद अब मैंने बोला कि देखो सर, नेगेटिविटी धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत होगी वो रह जाएगी, एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ठीक हो जाएगा। टाइम ज़रूर लगेगा, आपका पैसा आपका बहुत लगा है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको करवाने के बाद मैंने उनसे भाई थोड़े टाइम बाद फ़ोन करके पूछा कि सर क्या चल रहा है, कैसे क्या है। कह रहे सागर अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ पे गांव में जो लोग हैं जिनको वो स्थान दे रखा है, वो कह रहे हैं वो यहाँ पे भटक रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।